प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अब कोविड-19 का प्रसार गांवों तक पहुंचने से रोकने की होनी चाहिए कोशिश। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ 5वीं बैठक में पीएम ने कहा, देश को कोविड के बाद पैदा होने वाले अवसरों का उठाना होगा फायदा और एक नई दुनिया के लिए करनी होगी तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के सामने है एक दोहरी चुनौती। बीमारी को रोकने के साथ ही सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए बढ़ानी होगी सार्वजनिक गतिविधियां। पीएम ने कहा, व्यक्ति विशेष को मानवता के लिए जान से लेकर जग तक के नए सिद्धांत के मुताबिक ही जीना होगा। भारतीय रेलवे आज से चुनिंदा 15 मार्गों पर यात्री रेल सेवा की करेगी शुरुआत। श्रमिक विशेष ट्रेनों के अलावा चलेंगी 15 जोड़ी विशेष रेलगाड़ियां। इन ट्रेनों के लिए सिर्फ IRCTC की वेबसाइट पर ऑनलाइन ही बुक कराई जा सकेंगी टिकट। श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूर पहुंच रहे हैं अपने घर। कुल 513 श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए 6 लाख से ज्यादा श्रमिकों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया गया। दुनिया भर में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए चलाया जा रहा है वंदे भारत मिशन का आज छठा दिन। कल 5वें दिन विदेशों से भारतीयों को लेकर देश के तमाम हिस्सों में पहुंचे 4 विमान। भारतीय नौसेना के मिशन समुद्र सेतु के जरिए भी मालदीव से भारतीयों को लाने की प्रक्रिया जारी। भारत में कोरोना मामलों में रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 31.15%। संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 44,029, 20,916 मरीज हुए ठीक, 2,206 लोगों की मौत। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या 41,71,000 के ऊपर, 2,85,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना से 80,000 से ज्यादा लोगों की मौत। ब्रिटेन, इटली, स्पेन और फ्रांस भी बुरी तरह प्रभावित। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। प्रधानमंत्री की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये 5वीं बैठक थी। 6 घंटे तक चली इस बैठक में देश में कोरोना वायरस से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने, लॉकडाउन से चरणबद्ध तरीके से बाहर निकलने और आर्थिक गतिविधियां तेज करने के उपायों पर मुख्यमंत्री से बातचीत की। पीएम ने कहा कि इस वक्त हमारा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि ये संक्रमण शहरों से गांवों तक ना फैले। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के बाद की दुनिया एकदम बदल गई है और हमें उसके मुताबिक सोचना और काम करना होगा। एक नई दुनिया के लिए तैयारी करने की अपील करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न अवसरों पर कोविड-19 चुनौती से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र के बीच निकट सहयोग में काम करने की जरूरत है। देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई तक है। प्रधानमंत्री की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आखिरी मुलाकात 27 अप्रैल को हुई थी। तो प्रधानमंत्री की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के जो अहम बिंदु रहे, एक बार फिर ग्राफिक्स के जरिए उनको समझने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ रोग के संक्रमण दर को कम करना, तो दूसरी ओर सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए धीरे धीरे सार्वजनिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। उन्होंने कहा कि अब ये प्रयास होना चाहिए कि ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 के प्रसार को रोकना है। उन्होंने कहा कि देश को कोविड के बाद पैदा होने वाले अवसरों का उठाना होगा फायदा और एक नई दुनिया के लिए करनी होगी तैयारी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बाद हमारी कार्य प्रणाली में भी अहम बदलाव आएगा, जिसके साथ हमें जीना सीखना होगा। अभी तक वायरस के लिए वैक्सीन या कोई हल नहीं मिला है, लिहाजा इससे निपटने का सबसे बड़ा हथियार सोशल डिस्टेंसिंग है। प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन को लेकर विशेष फीडबैक देने को कहा। प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से 15 मई तक इस एक व्यापक रणनीति साझा करने के लिए कहा कि लॉकडाउन के दौरान राज्य कैसे निपटेंगे।
प्रधानमंत्री ने राज्यों से एक ब्लूप्रिंट तैयार करने को कहा। लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलने के दौरान विभिन्न तरह की बारीकियों से वो कैसे निपटेंगे। मॉनसून आने के साथ ही कोविड-19 से इतर अन्य लोगों का भी फैलाव होगा, जिसके लिए हमें अपने चिकित्सा और स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत बनाना होगा। उन्होंने कहा कि जन से लेकर जग तक के लिए हमें तैयार रहना होगा। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए रेलगाड़ियों को फिर से चलाना, पर ये सभी मार्गों पर नहीं चलाई जाएंगी। तो किस तरह से देश के सामने दो चुनौती होंगी, रोग के संक्रमण को कम करना और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ाना। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें निराशा नहीं जतानी चाहिए और सामूहिक प्रतिबद्धता से भारत कोविड-19 के खिलाफ इस जंग को जरूर जीतेगा। तो मैराथन बैठक रही कल प्रधानमंत्री की विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ। और लॉकडाउन की वजह से देश भर में फंसे लोगों को आज से कुछ राहत मिलेगी। भारतीय रेलवे आज से चुनिंदा मार्गों पर 15 जोड़ी ट्रेनों की शुरुआत कर रहा है। ये विशेष ट्रेनें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलेंगी और डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी को जाएंगी। गृह मंत्रालय ने चुनिंदा स्पेशल ट्रेनों की आवाजाही के लिए एसओपी जारी किया है। इसके मुताबिक ट्रेनों की आवाजाही और परिचालन के अलावा टिकट बुकिंग और अन्य जानकारियां रेलवे व्यापक तौर पर प्रचारित करेगा। इन रेलगाड़ियों के लिए टिकट की बुकिंग कल से शुरू हो गई है। टिकट केवल IRCTC की वेबसाइट पर बुक किए जा सकेंगे। इस सुविधा के तहत केवल वैध कंफर्म ई टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशनों में प्रवेश करने की अनुमति होगी। यात्रियों के लिए फेस कवर या मास्क लगाना जरूरी होगा। ट्रेन के प्रस्थान करने के समय यात्रियों को अपनी स्क्रीनिंग करानी होगी और केवल उन्हीं यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति होगी जिनमें इस रोग का कोई भी लक्षण नहीं होगा। और भारतीय रेल में यात्रा करने वाले मुसाफिरों से गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन को पालन करने का निर्देश जारी किया गया है। भारतीय रेलवे ने यह निर्देश ट्वीट कर जारी किया है। यात्रा करने से पहले तमाम तरह के प्रोटोकॉल, जांच और स्वास्थ्य संबंधी जांच से गुजरना होगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। गृह मंत्रालय ने यात्रियों से दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है। ये तमाम दिशा निर्देश रेल यात्रियों के लिए जारी किए गए हैं। यात्रा करने से पहले तमाम तरह की प्रोटोकॉल जांच और स्वास्थ्य संबंधी जांच होगी और उसके बाद ही उन्हें ट्रेन में सफर करने की इजाजत होगी। और जो निर्धारित प्रोटोकॉल है उसका पालन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को करना होगा। तो गृह मंत्रालय की तरफ से यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और उनका सख्ती से पालन करना होगा। और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश राज इस वक्त हमारे साथ। राजेश, सबसे पहले यही जानना आपसे चाहेंगे कि 50 दिन के बाद यहां पर मुसाफिरों के लिए रेल सेवा की शुरुआत की गई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो ई टिकट वाले हैं उनको ही चढ़ने की अनुमति होगी, उन्हीं को सफर करने की अनुमति होगी। इस बारे में थोड़ा और जानकारी दें। बिल्कुल जया, आपने सही कहा कि जो मुसाफिर हैं वो सिर्फ जिन्होंने ऑनलाइन टिकट की बुकिंग की है वही अपने गंतव्य स्थान तक जा पाएंगे। और जो रेलवे ने, भारतीय रेल ने रात एक एडवाइजरी जारी की है जिसके तहत ये कहा गया है कि जो मुसाफिर रेल में यात्रा करेंगे उन्हें आरोग्य सेतु ऐप जो है वो भी डाउनलोड करना होगा और वहां पर फेस मास्क, उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाएगा। साथ ही तमाम तरह के जो रेलवे स्टेशन पर जो तमाम तरह के जो प्रोटोकॉल हैं उनको फॉलो करने के बाद वो अपने ट्रेन की बोगियों तक पहुंचेंगे। तो हम कह सकते हैं कि रेल की बोगियों में 50 दिन बाद मुसाफिरों को चढ़ने के लिए ग्रीन सिग्नल जरूर मिला है, लेकिन तमाम तरह के जो एहतियात हैं, जो तमाम तरह के की जो कवायदे हैं उसको पूरा करने के बाद वो अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचेंगे। और भारतीय रेल का एक बड़ा पहल हम कह सकते हैं जया, क्योंकि देश के विभिन्न हिस्सों में जिस तरीके से लोग फंसे हुए हैं उसके लिए पहले ही मजदूर दिवस के दिन से 1 मई को भारतीय रेल ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो है वो चलानी शुरू की और तकरीबन रात तक जो आंकड़े मिले हैं भारतीय रेल के द्वारा 513 ट्रेन रात 12 बजे से पहले 513 श्रमिक स्पेशल ट्रेन भारतीय रेल पहले ही चला चुकी है और लगभग 6 लाख मुसाफिरों के
अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने का जो आंकड़ा है बिल्कुल उसे भारतीय रेल ने पार कर लिया है। 6 लाख मुसाफिर, 6 लाख जो श्रमिक हैं बिल्कुल वो घर राजेश, लेकिन जिस तरह से बात की जा रही है कि जो सामाजिक दूरी है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, उसका कड़ाई से पालन करना होगा। तो जो ट्रेन में जो अगर हम जो टिकट रिलीज किए गए हैं, क्या वो उनकी जो क्षमता से वो कम है? कोई निर्धारित संख्या है कि इतनी ही जो लोग हैं वो एक बार में एक ट्रेन में सफर करेंगे? और क्या स्टेशन पर किसी तरह की टिकट मिलने की कोई उम्मीद है, या जो लोग जो ई टिकट व्यवस्था, ई टिकटिंग नहीं करा सकते, क्या उनके लिए किस तरह की कोई सहायता उपलब्ध होगी? देखिए, ये भारतीय रेल ने पहले ही साफ कर दिया है जया कि जो ऑनलाइन और कंफर्म टिकट जिनका होगा वही रेलवे स्टेशन तक पहुंच पाएंगे। उन्हें रेलवे स्टेशन पर दाखिला तभी मिलेगा जब उनके टिकट कंफर्म होंगे, और जब तक टिकट कंफर्म नहीं होंगे तब तक वो वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। और किसी भी तरह की प्लेटफॉर्म टिकट हो या फिर रेल टिकट हो, वो उसकी बुकिंग काउंटर से नहीं होगी। टिकट काउंटर पर बिल्कुल जो है वो टिकट उन्हें नहीं मिलेगा, यानी ऑनलाइन टिकट लेकर ही वहां तक पहुंचेंगे। और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा, उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाएगा, स्क्रीनिंग होगी, मास्क लगाकर ही वो अंदर दाखिल होंगे, जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो सही होगा। और तमाम जो स्वास्थ्य संबंधी जो परीक्षण है उस जी परीक्षण को किए जाने के बाद ही वो ट्रेन के अंदर दाखिल लेंगे। और जो सूचना मिल रही है जया भारतीय रेल के द्वारा कि शायद एक कंपार्टमेंट में एक व्यक्ति ही सफर करेंगे, यानी मुसाफिरों की संख्या एक ट्रेन में काफी कम होगी। और उसकी संख्या बाद में धीरे धीरे बढ़ाई जा सकती है, जी लेकिन फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही जो मुसाफिर हैं वो अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। और किसी दूसरे मुसाफिर को दिक्कत ना हो इसलिए उन्हें चादर और तकिया जो और पर्दे, इससे जो है महरूम रहना पड़ेगा। रेल जो है वो चादर, तकिए और पर्दा जो है वो नहीं देने जा रहा है। मुसाफिरों को घर से खुद ले जाना होगा, और कैटरिंग के जो चार्ज हैं वो अलग से लगेंगे। और जो राजधानी ट्रेन का जो टिकट है AC1, AC2 और AC3 का जया, वही टिकट जो है वो मुसाफिरों को लिए जाएंगे। और राजधानी ट्रेन ही उम्मीद की जा रही है कि वो खुलेगी। जो नंबर्स हैं ट्रेन के उसमें एक हटाकर, जैसे अगर पटना राजधानी की बात बिल्कुल, तो करें कह सकते हैं कि जो तमाम जो तो कड़े प्रोटोकॉल हैं, कड़े जो दिशा निर्देश हैं, उनका पालन करते हुए ये ट्रेन सेवा शुरुआत इसकी की जा रही है। आम मुसाफिरों के लिए आज से भारतीय रेल की सेवा की शुरुआत हो रही है। लेकिन इस बात को गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सिर्फ जिनके पास कंफर्म ई टिकट होगा, सिर्फ उन्हें ही इजाजत होगी इस ट्रेन में चढ़ने की। और उसके लिए भी आपकी पूरी जो जांच है, मेडिकल जांच है, संक्रमण की जांच की जाएंगी, और जब आप रोग मुक्त होंगे तभी आपको ट्रेन में सफर करने की इजाजत दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश राज हमसे जानकारी के साथ हमसे जुड़ने के लिए। इस वक्त यहाँ पर रुक करेंगे, हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया, और इस पर और जानकारी दे रहे हैं सुधाकर दास। सुधाकर, शुरुआती टिप्पणी में ही प्रधानमंत्री ने जो हमारे मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनका जिक्र किया कि उन्हें घर भेजना बहुत जरूरी था और इसलिए रणनीति में बदलाव किया गया। लेकिन साथ ही उन्होंने बात कही कि इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती ये होगा कि हमें जो गांव तक है इस संक्रमण को नहीं पहुंचने देना, और इसके लिए काफी कड़े दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, और इसमें राज्यों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। जी बिल्कुल, देखिए, और खास तौर से पिछले 2-2.5 महीने में केंद्र ने, राज्यों ने मिलकर जो काम किया उसकी वजह से गांव हमारे अब तक अछूते रहे हैं। इस संकट का उन्होंने सामना नहीं किया, तो एक बड़ी चुनौती है आने वाले समय में जब प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं अपने घरों की तरफ, जिसके इमोशनल रीजन्स हैं अपने, तो ऐसे समय में उनको बचा कर रखना है, और उसके लिए एक तरह से सुरक्षा के जो तमाम उपाय हो सकते हैं वो उपाय करने जरूरी हैं। तो उस ओर प्रधानमंत्री ने ध्यान दिलाया। लेकिन बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक जया, और खासतौर से जो 3-4 महत्वपूर्ण चीजें प्रधानमंत्री ने कही, एक तरह साफ इशारा भी कर दिया उन्होंने कि चौथा लॉकडाउन जरूर हमारे सामने है, लेकिन वो बिल्कुल अलग होगा, पहले, दूसरे, तीसरे से अलग। और एक संकेत ये भी दे दिया कि राज्यों की उसमें एक बड़ी भूमिका होने वाली है। राज्यों से उन्होंने सुझाव भी मांगे हैं कि 15 मई तक वो सुझाव दे, वो किस तरह से इसकी रणनीति बनाना चाहते हैं। जन से लेकर जग तक का उन्होंने नारा दिया, जान है और जहां के साथ।
बिल्कुल, जिस तरह से सुधाकर दास हमारे संवाददाता बता रहे थे कि जन से लेकर जग तक का नारा दिया है प्रधानमंत्री ने। इस नए सिद्धांत को लेकर अब हमें कोरोना के खिलाफ अपनी जंग को जारी रखना होगा। जो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक जो दूरी है वो बहुत ही जरूरी है, लेकिन हमें जो आर्थिक गतिविधियां हैं जिनकी शुरुआत हो गई है उन्हें और गति देना भी बहुत जरूरी है। शुक्रिया सुधाकर हम साथ जुड़ने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ें तो देश भर में फैले श्रमिकों को अपने घर पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिसके जरिए मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। अब तक कुल 513 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए 6 लाख से ऊपर श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचा दिया गया है। ये प्रक्रिया अभी लगातार जारी है और गृह मंत्रालय ने राज्यों को प्रवासी कामगारों को आश्रय, भोजन और पानी उपलब्ध कराने की भी सलाह दी है। देश के 4 अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें बता रही हैं कि सरकार के प्रयासों से देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए श्रमिक एक्सप्रेस का संचालन किया जा रहा है। इन ट्रेनों से लोगों को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पहुंचाया जा रहा है, जिससे मजदूरों में बेहद खुशी है। कोविड-19 महामारी के चलते देश भर में लॉकडाउन के बीच भारतीय रेलवे की तरफ से लगातार स्पेशल श्रमिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं। गुजरात के मोरबी से प्रवासी मजदूरों को लेकर एक स्पेशल ट्रेन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हबीबगंज स्टेशन पर पहुंची, जहां लोगों के लिए पूरे इंतजाम किए गए थे। कुल मिला के 30 जिलों के लोग हैं। हमने जैसे सबसे पहले लोगों को उतारा, उनके गोलों में खड़ा किया, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए शासन प्रशासन की जो व्यवस्थाएं थी उसके अनुसार इनको सबसे पहले मेडिकली स्क्रीन किया। स्क्रीनिंग करने के बाद उनको खाना, पानी, फल, फूल, दूध, बिस्किट, सारी चीजें, सब बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, शासन प्रशासन की पूरी माकूल व्यवस्था है। गुजरात के ही सूरत से स्पेशल ट्रेन उत्तराखंड के काठगोदाम के लिए सोमवार सुबह रवाना हुई। वहीं छत्तीसगढ़ के 1200 से भी अधिक प्रवासी श्रमिकों, कामगारों और विद्यार्थियों को लेकर गुजरात से आने वाली पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन सोमवार सुबह बिलासपुर स्टेशन पहुंची। उधर बिहार के पश्चिमी चंपारण में सोमवार को चौथी श्रमिक स्पेशल ट्रेन 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर लुधियाना से बेतिया आई। कोनो दिक्कत ना होइला, बहुत बढ़िया फैसिलिटी चला, सिलाई के काम करे नहीं। वहीं गोवा से 1055 लोगों को लेकर स्पेशल ट्रेन जम्मू कश्मीर के उधमपुर के लिए रवाना हुई। हमने अपनी टेस्टिंग और सैंपलिंग कैपेसिटी जो है अपग्रेड की है, रैंप अप की है, ताकि आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की 100% सैंपलिंग टेस्टिंग हो सके। It will go to Udhampur. It is a point-to-point kind of a train only, except for the mandatory stops which railways will have for themselves. It will not take any more passengers from anywhere. उधर बेंगलुरु सेंट्रल से झारखंड के 15 जिलों के प्रवासी श्रमिकों और विद्यार्थियों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन सोमवार अपराह्न 4:30 बजे बोकारो रेलवे स्टेशन पहुंची। वापस आए लोगों में जबरदस्त खुशी है। अभी आ रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है और ट्रेन में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, फिलहाल अच्छे से आ गए। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही पर सोमवार सुबह एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई और उनका निवारण किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रवासी कामगारों को बिना किसी अड़चन के उनके घरों तक पहुंचाने के लिए अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रेल मंत्रालय के साथ सहयोग करने के लिए कहा है। केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर सलाह दी है कि वो पलायन करके आए श्रमिकों को उनके मूल स्थानों तक पहुंचाने के लिए सड़क और रेलवे पटरियों पर चलने से रोकें। गृह मंत्रालय ने राज्यों को प्रवासी कामगारों को आश्रय, भोजन और पानी उपलब्ध कराने की भी सलाह दी है। रेलवे बोर्ड का कहना है कि देश में फंसे सभी श्रमिकों को उनके राज्य सुरक्षित वापस पहुंचाया जाएगा और किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर देश भर में जारी लॉकडाउन के कारण कई राज्यों में दूसरे राज्यों से आए श्रमिक फंस गए थे, जिनको घर पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और विदेशों में फंसे भारतीयों को वंदे भारत मिशन के तहत भारत वापस लाने का अभियान चलाया जा रहा है। इस मिशन के तहत कई देशों से सैकड़ों यात्रियों को लेकर विमान स्वदेश पहुंच रहे हैं। आज बहरीन से कोझिकोड के लिए एयर इंडिया ने उड़ान भरी।
वहीं दूसरी ओर दुबई से 177 फंसे भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट कोची पहुंची। इसके साथ ही कल शाम को ढाका से 107 भारतीय यात्रियों को लेकर एक विमान मुंबई पहुंचा। और इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता अरुण शर्मा। अरुण, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति है इस वक्त वंदे भारत मिशन की, क्या कुछ डिटेल सामने आ रही हैं फ्लाइट्स को लेकर, और साथ ही साथ सूत्रों के हवाले से भी खबर मिल रही है कि इस जो पूरी जो मिशन है इसका विस्तार भी हम आगे देखेंगे। बिल्कुल जय, अगर आज की हम बात करें, यानी कि आज जो 5th और 6th डे का हमने ट्रांजिशन देखा, उसमें जो लास्ट फ्लाइट्स हमने आज आते हुए देखी वो नेवार्क से अहमदाबाद और मनीला से अहमदाबाद में आती हुई देखी। तो अभी तक हम देखेंगे 4,500 से 5,000 के आसपास पैसेंजर्स को इवैक्यूएट किया जा चुका है। जैसे कि आपने पूछा कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि अब 7 दिन का जो विंडो है पूरा होता हुआ दिखाई देगा हमें कल। तो 7 से 13 मई के बीच में जिस तरह से वंदे भारत मिशन को चलाया जाना था, इसके तहत लगभग 14,800 पैसेंजर्स को लाया जाना था। तो अब इसका विस्तार हम देखेंगे कुछ अन्य कंट्रीज जैसे कि रशिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज, स्पेन, जर्मनी, इन कंट्रीज में होता हुआ दिखाई देगा। मकसद साफ है, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है और एक ग्रेजुअल कई फेजेस के अंदर कई वीक्स का एक शेड्यूल के साथ में जो पैसेंजर्स हैं उन लोगों को वापस अब भारत लेकर के आया जाएगा। और यहाँ से भारत में आने के बाद उनको क्वारंटाइन फैसिलिटी में जाना होगा, जो कि 14 दिन का होगा, जो हेल्थ प्रोटोकॉल के हिसाब से होगा। लेकिन देखिए, फर्स्ट फेज में हमने जो एक तरह से फोकस देखा था गल्फ कंट्रीज पे, अच्छा खासा फोकस था और प्रायोरिटी के बेसिस पे, यानी कि प्रेग्नेंट विमेन हो गए, जिन लोगों की जॉब लॉसेस हुई है, वो ज्यादातर तरजीह महिलाओं को दी जा रही थी, सीनियर सिटीजन्स को दी जा रही थी। और इसी तरह से जो प्रायोरिटी बेसिस पे अब हम आगे भी देखेंगे तो कई चरणों के अंदर इन्हीं को तरजीह देते हुए वापस इवैक्यूएशन का काम जारी रहता हुआ दिखाई देगा। जया, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो हमने देखी तस्वीरें जहां पर मिशन वंदे भारत की कामयाबी को ये दर्शाती हैं तस्वीरें, साथ ही साथ नौसेना द्वारा भी विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए समुद्र सेतु अभियान चलाया गया। और जिस तरह से हमारे संवाददाता कह रहे थे कि इसके विस्तार को भी हम देखेंगे, जहां दुनिया के और भी बाकी देशों से भारतीयों को वापस लाने का जो अभियान है वो चलाया जाएगा। और कोरोना संकट से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों में सामंजस्य बिठाने और उन्हें बढ़ावा देने के मकसद से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। इस संयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, जापान, ब्राजील और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री शामिल हुए। बैठक के दौरान कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक स्वास्थ्य प्रबंधन, चिकित्सा सहयोग और आर्थिक सुधार जैसे तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। और इस वक्त भारत में कोविड-19 के ताजा आंकड़ों की जानकारी आपको दे दें तो भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 44,029 हो गई है, जबकि 20,916 लोग स्वस्थ होकर अस्पताल से घर जा चुके हैं और 2,206 मरीजों की मौत हुई है। हालांकि संतोषजनक बात यह है कि देश में कोरोना मामलों में रिकवरी रेट बढ़कर 31.15% हो गया है। सरकार की कोशिश है कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके, इसलिए लोगों से लगातार दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की जा रही है। और एपवर्ड ग्रुप 9 के चेयरमैन अजय साहनी ने कहा है कि आरोग्य सेतु ऐप 9.8 करोड़ लोग मोबाइल्स में डाउनलोड कर चुके हैं और हमने डेटा प्राइवेसी पर काम किया है और ये सुनिश्चित किया है कि यूजर डेटा खतरे में ना पड़े। चिंत रहिए कि ये बहुत ही सिक्योर ऐप है, ये बहुत ही प्राइवेसी के लिए इसको बनाया गया है, प्राइवेसी भंग ना हो उसके लिए इसको बनाया गया है और सिर्फ और लोगों को बीमारी से बचाने के लिए, उस एरिया को हॉटस्पॉट बनने से बचाने के लिए इस तरह की इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत ही उचित और बहुत ही ज़रूरी काम है अगर हमने इस पेंडेमिक से लड़ाई करनी है। और कोरोना वायरस को रोकने और निपटने के लिए देश में 17 मई तक लॉकडाउन है। लॉकडाउन होने की वजह से इस वायरस से निपटने में काफी हद तक सफलता भी मिली है। इस बीच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार किस तरह दिव्यांगों को कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में मदद कर रही है, आइए देखते हैं महाराष्ट्र के नांदेड़ से एक खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के चिखली गांव के विनोद कोकाटे दिव्यांग हैं
और बतौर गरीब कल्याण योजना के लाभार्थी विनोद ने बताया कि किस तरह इस संकट के समय में इस योजना से उन्हें राहत मिली है। मोदी सरकार ने दिला 1000 रुपये, पहले 600 रुपये मानधन भेटत होता। इस सरकार ने दिव्यांगों के लिए बहुत कुछ किया है। हमें कोरोना के कारण उत्पन्न संकट का सामना करने के लिए सरकार अभी 1000 रुपये दे रही है। ग्राम पंचायत की तरफ से केंद्रीय योजना के तहत मुझे 20,000 रुपये और 20 किलो अनाज मिले हैं। दिव्यांगाला कृत्रिम आयोजन द्यायची होती। विनोद कोकाटे की तरह देश भर में लाखों दिव्यांगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ मिल रहा है। सरकार के ये प्रयास निश्चित तौर पर सराहनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो यकीनन विभिन्न सरकारी योजनाएं जरूरतमंदों के लिए एक वरदान बनकर साबित हुई हैं। और यहाँ पर दुनिया में इस वक्त कोविड-19 के संक्रमित मामलों का आंकड़ा क्या है आपको बता दें, 41,75,000 पार कर चुका है ये आंकड़ा। तो वहीं दुनिया भर में 2,85,000 से अधिक लोगों की इस वायरस से मौत हो गई है। अमेरिका कोविड-19 से सबसे बुरी तरह से प्रभावित देश है। ताजा प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में कोविड-19 के कंफर्म केस 13,47,151 है। वहीं 80,378 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। स्पेन में 2,27,436 कंफर्म केस हैं और मरने वालों की संख्या 26,744 है। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में 2,24,332 कंफर्म केस हैं और 32,141 लोगों की जान जा चुकी है। और नेपाल में भी कोविड-19 पीड़ितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। सोमवार को संक्रमण के 24 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 134 हो गई है। ये नेपाल में एक ही दिन में रिपोर्ट किए गए कोरोना वायरस के सबसे अधिक मामले हैं। स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार रविवार को कपिलवस्तु जिले में 16, रूपांदेही में 6 और बर्दिया एवं सप्तरी जिलों में एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिला है। सभी रोगियों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। नेपाल में इस समय कोरोना के कुल 101 सक्रिय मामले हैं, जबकि अब तक 33 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश भर में 12,701 लोग क्वारंटीन हैं और 153 लोग होम आइसोलेशन में हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।